नमस्ते, रॉ फैक्ट्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पीटर अलेक्सेविच क्रोपोतकिन के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोपोतकिन का जन्म मॉस्को में 9 दिसंबर 1842 को राजकुमार अलेक्सी पेट्रोविच क्रोपोतकिन के घर हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में 1857 में वह जार अलेक्जेंडर द्वितीय के यहाँ पेज बन गया। वहां उसे सैनिक चरित्र के साथ साथ राजदरबार की मर्यादा का परिचय प्राप्त हुआ, किंतु आरंभ से ही रूस के किसानों के जीवन के प्रति सहानुभूति के भाव उसके मन में जाग रहे थे। विद्यार्थी जीवन के अंतिम दिनों में उदार क्रांतिकारी साहित्य से उसका परिचय हुआ और उसमें उसे अपने भाव प्रतिबिंबित होते दिखाई पड़े, जो आगे चलकर उसके क्रांतिकारी बनने में सहायक हुए। 1862 में वह साइबेरियन कजाक रेजिमेंट के सैनिक के रूप में नवविजित अमूर जिले में भेजा गया। कुछ दिनों वह चिता में ट्रांसबैकालिया के प्रशासक का सचिव रहा। बाद में वह इकुटस्क में पूर्वी साइबेरिया के गवर्नर जनरल का कज्जाकी मामले का सचिव नियुक्त हुआ। 1864 में उसने एक भौगोलिक सर्वेक्षण अभियान का संचालन किया और उत्तरी मंचूरिया को पार कर ट्रांसबैकालिका से आमूर तक गया। उसके बाद उसने एक दूसरे अभियान में भाग लिया जो मंचूरिया के भीतर सुंदरी नदी तक गया। इन दोनों अभियानों से महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी प्राप्त हुई। 1837 में सैनिक सेवा से विलग होकर विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और रूसी भौगोलिक सोसाइटी के प्राकृतिक भूगोल विभाग का मंत्री बना। 1873 में उसने एक शोध निबंध तथा नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें उसने यह सिद्ध किया कि एशिया के जो नक्शे हैं उनमें देश के प्राकृतिक स्वरूप का गलत अंकन हुआ है। उसने प्रचलित धारणा के विपरीत प्रतिपादित किया कि मुख्य संरचना की रेखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, उत्तर दक्षिण नहीं। उसने ज्योग्राफिकल सोसाइटी की ओर से 1871 में फिनलैंड और स्वीडन के ग्लेशियर डिपॉजिट्स की खोज की। इसी समय उससे सोसाइटी के मंत्री का भार संभालने को कहा गया, किंतु उसने आगे कोई नई खोज न कर ज्ञात ज्ञान का ही जन प्रसार करने का निश्चय किया और मंत्री पद अस्वीकार कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग लौटकर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया। 1872 में स्विट्जरलैंड गया और वहां जिनेवा में वह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सदस्य बन गया। कुछ दिनों वहां नेताओं के संपर्क में रहकर उनके कार्यक्रम का अध्ययन किया और पूरी तरह क्रांतिकारी बन गया। रूस लौटकर उसने निहिलिस्ट प्रचार में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया। 1874 में वह गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। 1876 में वह जेल से भाग निकला और पहले इंग्लैंड फिर स्विट्जरलैंड चला गया और जूरा फेडरेशन में सम्मिलित हो गया। 1877 में वह पेरिस गया, जहां उसने समाजवादी आंदोलन में भाग लिया। 1878 में स्विट्जरलैंड लौटकर वह ले रिवोल्टे नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादक हो गया और अनेक क्रांतिकारी पुस्तिकाएं प्रकाशित की। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के कुछ ही दिन बाद स्विस सरकार ने उसे अपन देश से निर्वासित कर दिया। तब वह कुछ दिनों फ्रांस में रहकर लंदन चला गया और 1882 के अंत में वह पुनः फ्रांस लौट आया। वहां फ्रांस सरकार ने उस पर लियान में मुकदमा चलाया और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य होने के अपराध में उस 5 वर्ष की सजा हुई। 1886 में जब फ्रेंच चैम्बर संसद में उसकी ओर से निरंतर आंदोलन हुए, तब वह 1886 में रिहा किया गया और वह लंदन जाकर बस गया और साहित्यिक कार्य करने तथा अपने पारस्परिक सहायता के सिद्धांत को विकसित करने लगा। क्रोपोतकिन भूगोल और कृषि का एक आधिकारिक विद्वान था। उसने उनके विकास के लिए अनेक व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। उसकी ऑटोग्राफी ऑफ एशिया भूगोल संबंधी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्रोपोतकिन का समाज संबंधी अपना एक दर्शन था। इस विषय पर उसकी कुछ पुस्तकें हैं। 1 रोटी पर विजय, 2 अराजकतावाद और उसका दर्शन, 3 राज्य उसका इतिहास में स्थान, 4 सहकारिता विकास का तत्व, 5 आधुनिक विज्ञान और अराजकतावाद। रूस के अराजकतावादी लेखकों में उसे सबसे अधिक ख्याति प्राप्त है। उसको अराजकतावादी साम्यवाद का अग्रदूत कहा जाता है। उसने उत्तर क्रांतिकालीन समाज की जिस धारणा का प्रतिपादन किया है, उससे आधुनिक साम्यवाद अत्यधिक प्रभावित है।
क्रोपोत्किन ने जीवन तथा आचरण का जो सिद्धांत बताया है उसके अंतर्गत समाज शासन विहीन होगा। उस समाज में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किसी कानून अथवा सत्ता के आदेशों और उनके पालन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सामंजस्य उत्पादन तथा उपभोक्ताओं और अन्य सभ्य व्यक्तियों की विभिन्न एवं अनंत आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र आत्मप्रेरणा तथा स्वेच्छा से संगठित प्रादेशिक, स्थानीय, राष्ट्रीय और व्यावसायिक व्यापारिक समुदायों के ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते से उत्पन्न होगा। क्रोपोत्किन के अनुसार व्यवस्था एवं संगठन में अनिवार्यता नहीं होगी, कोई कानून नहीं होगा और कोई शासन नहीं होगा। अराजकतावादी समाज का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जो राज्य एवं वर्गरहित हो। इस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति अथवा उत्पादन के व्यक्तिगत साधन जैसे कोई मूल्य नहीं होंगे। क्रोपोत्किन के विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अधिकार होगा। ऐसे समाज में प्रतियोगिता और संघर्ष का अंत होगा और नए समाज में नए मूल्यों का सृजन होगा। समाज में व्यक्ति व्यक्ति के संबंध में पारस्परिक सहायता, सहयोग एवं सौहार्द ही जीवन का आधार होगा। क्रोपोत्किन के दर्शन का मूल तत्व यह था कि हर एक की सत्ता या अनिवार्यता व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देती है। सत्ता या बल अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होता है। वह राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति एवं धर्म का निंदक एवं परम विरोधी था। उसका विश्वास था कि राजनीतिक संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है, फलत राज्य का अस्तित्व अनावश्यक ही नहीं वरन मनुष्य के विकास एवं स्वतंत्रता की दृष्टि से हानिकारक भी है। राज्य के न सहने से संगठित सेनाएं नहीं रहेगी, इस प्रकार संसार से युद्ध का अंत हो जाएगा। राज्य की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था मनुष्य को अपराध की ओर प्रवृत्त करती है। राज्य तथा कानून निर्बलों के शोषण के निमित्त बनाई हुई व्यवस्था है। राज्य के कानून इस प्रकार बनाए गए हैं जिससे विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के व्यक्ति अधिकारों का अनुचित उपयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखें। वर्तमान कानून का उद्देश्य उत्पादक से उत्पादन का अधिक से अधिक भाग छीन लेना है। बाह्य क्षेत्र में स्वार्थपरता एवं महत्वाकांक्षाएं युद्ध, संघर्ष एवं विनाश को जन्म देती है। आंतरिक क्षेत्र में राज्य, कानून या संपत्ति द्वारा प्राप्त शक्ति संपन्न सत्ता नागरिकों में उत्तम प्रवृत्तियों को कुचल देती है। मानव का उत्साह निर्वाह कर उसे आज्ञापालन का एक यंत्र सा बना देती है। क्रोपोत्किन अराजकतावादी समाज को पूरी आदर्श कल्पना नहीं मानता था। उसका विश्वास था कि अराजकतावादी समाज तर्कयुक्त, न्यायोचित और व्यावहारिक है। अराजकतावादी समाज का आर्थिक संगठन पूर्णतया साम्यवादी प्रणाली पर आधारित है। भूमि तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। क्रोपोत्किन के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन क्रिया में अपना उचित योग देगा और प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन में से उचित हिस्सा पाने का अधिकार होगा। अर्थात अराजकतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी आंतरिक प्रेरणा, प्रवृत्ति एवं क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पुरस्कृत होगा। अराजकतावादी समाज में सभी व्यक्तियों को जीवन की आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति को उचित अवकाश मिलेगा, जिस अवकाश को वह विज्ञान, कला तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने विकास के लिए प्रयुक्त करेगा। जब रूस में क्रांति आरंभ हुई तब उसने स्वदेश लौटने का निश्चय किया और जून 1917 में रूस लौटकर मॉस्को के निकट बस गया। उसने क्रांति में किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। उसने मेमोयर्स ऑफ ए रिवॉल्यूशनिस्ट शीर्षक अपने संस्मरण और फ्रांस की राज्य क्रांति पर एक पुस्तक लिखी। 8 फरवरी 1921 को उसकी मृत्यु हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर से वापस आऊंगा। अपना ध्यान रखना। अलविदा।